हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर टॉपिक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यानी आज का जो हमारा वीडियो है वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी समसामयिक विषयों करेंट अफेयर टॉपिक से संबंधित है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 15वें वित्त आयोग, उसकी सिफारिशें और उसकी जो उन्होंने जो सिफारिशें की है उस सिफारिशों पर क्या वाद विवाद चल रहा है। आखिर 15वें वित्त आयोग ने ऐसी कौन सी सिफारिशें की हैं जिसको लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने उस पर आपत्ति जाहिर की है। तो इन सभी प्रावधानों को मैं आज पूरे डिटेल से चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखते रहें, क्योंकि यह आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए न सिर्फ करेंट अफेयर में महत्वपूर्ण होगा बल्कि जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भी वित्त आयोग आपको पढ़नी है और इस बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वहां भी आपके लिए वह मददगार साबित हो सकता है। तो वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन को सबसे पहले संक्षेप में समझ लेते हैं, क्योंकि इसका बैकड्रॉप आपको समझना आवश्यक है। तो अगर वित्त आयोग की चर्चा करें, फिनांस कमीशन को देखा जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और अभी जो हाल ही में रिपोर्ट सौंपी गई है वह 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। दिसंबर 2017 में इसका गठन कब हुआ था? 15वें वित्त आयोग का दिसंबर 2017 में। दिसंबर 2017 में संसाधनों के उचित वितरण व राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के लिए प्रभावी होगी। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उसमें 5 सदस्य होते हैं और इसकी सिफारिशें भी 5 चूंकि इसका टेन्योर 5 वर्ष का होता है तो यह स्वाभाविक है कि यह 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी, इसकी सिफारिशें लागू होगी। फिर जैसे ही 5 वर्ष खत्म होंगे उसके पहले ही नए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वे अगले 5 वर्ष के लिए अपनी सिफारिशें प्रदान करेंगी। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसीलिए 15वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2017 में किया गया और यह 2020 से 2025 तक के लिए प्रभावी है। ठीक है, वित्त आयोग जो 15वें वित्त आयोग है वह 2020 से 25 तक के लिए प्रभावी है। अब देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने राजस्व से संबंधित क्या सिफारिशें की हैं, किस प्रकार से राजस्व का आवंटन किस क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, इसका थोड़ा वर्णन देखते हैं। तो 15वें वित्त आयोग ने जो आधार बताया है राजस्व आवंटन को लेकर, चूंकि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वह राज्यों के मध्य राजस्व आवंटन का आधार बनती है। तो कौन से राज्य को कितना राजस्व आवंटित किए जाएंगे इसका निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशें पर की जाएगी। और वित्त आयोग ने इसकी सिफारिशें के लिए कई सारे आधार उसने बनाए हैं, जिनमें जनसंख्या को 45% वे वेटेज देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी राज्य को राजस्व आवंटित करनी है तो सबसे ज़्यादा हम उसकी जनसंख्या पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या को हमने आधार बनाया है वित्त आयोग ने 45%। वन क्षेत्र, वहाँ पर हरियाली कितनी है, इसको वेटेज दिया है 2.5%। उसका एरिया 12.5%। आय विस्थापन 15%। आय विस्थापन का मतलब क्या होता है? आय विस्थापन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य, सर्वाधिक आय वाला राज्य, चाहे किसी भी राज्य को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं महाराष्ट्र या गुजरात, तो हम मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो आय है वह अन्य सभी राज्य की तुलना में अधिक है। तो सर्वाधिक आय वाले राज्य माइनस जो अपने राज्य की आय है वह है आय विस्थापन। अपने राज्य का मतलब यहाँ पर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई भी राज्य हो सकता है। तो सर्वाधिक आय वाले राज्य माइनस अपने राज्य की आय, यानी कि सर्वाधिक आय वाला राज्य और
अपना राज्य की आय, दोनों के बीच का जो अंतर है वह आय विस्थापन कहलाता है। तो आय विस्थापन पर 15% वेटेज दिया गया है। जनसंख्या प्रदर्शन का मतलब हो गया पिछले जो जनगणना हुए थे उसकी तुलना में हमारा प्रदर्शन क्या है। क्या हमने जनसंख्या कंट्रोल करने की दिशा में कोई कदम उठाए, क्या हमने मातृत्व मृत्यु दर को कंट्रोल किया, जन्म दर है उससे कंट्रोल किया। तो ये सब कई सारे आधार हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि जनसंख्या प्रदर्शन इस राज्य का बेहतर है या इस राज्य का खराब है। तो जनसंख्या प्रदर्शन का आधार जो 15% उसका वेटेज है। टैक्स कितना उसका कर प्राप्ति है, इसका वेटेज 10% है, उस राज्य से कर प्राप्ति का वेटेज। तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो यह हमारा 100% हो जाता है। यानी कि वित्त आयोग किसी राज्य को राजस्व आवंटित करेगी उसके पहले कई सारे आधार वह निर्धारित उसने किया है। जनसंख्या, हमारे राज्य में हरियाली कितनी है, हमारे राज्य का क्षेत्रफल क्या है, आय विस्थापन कितनी है, जनसंख्या प्रदर्शन कितनी है और कर में हमारी हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ रहे हैं कि आखिर 15वें वित्त आयोग के संबंध में विवाद के कौन कौन से सिफारिशें हैं या कौन कौन से ऐसे सिफारिशों में प्रावधान निहित हैं जिसके आधार पर दक्षिण राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। पहला है जनसांख्यिकीय आंकड़ों में बदलाव किया गया है। इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकीय आंकड़ों में किस प्रकार से बदलाव किया गया है। पहले जहां पर 7वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग के दौरान राजस्व संसाधन के वितरण के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। यानी कि जो 14वां वित्त आयोग था, 14वें वित्त आयोग तक कर राजस्व आवंटित किए जाते थे, उसमें जो जनसंख्या का आधार था वह 1971 की जनगणना था। लेकिन अब 1971 की जनगणना को बदलकर 2011 की जनगणना कर दिया गया है। अब इससे क्या हो गया, 2011 की जनगणना को आधार बनाया तो इससे जहां एक और अधिक आबादी वाले राज्यों को संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि हुई, वहीं केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्य हैं जिन्होंने जनसांख्यिकीय स्थिरता प्राप्त कर ली है, उसको अपेक्षाकृत कम संसाधन प्राप्त होंगे। देखिए, इसे अच्छे से समझिए कि आखिर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। पहला आधार है, हमने बताया, जनसांख्यिकीय आंकड़ों में बदलाव किया गया है। जहां 14वें वित्त आयोग तक अगर किसी राज्य को कर आवंटित किए जाते थे तो उसके लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता था। लेकिन अब जो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। तो प्रश्न यह लाजिमी है कि चूंकि अगर देखा जाए तो सबसे हाल का जो जनगणना है, हाल ही के समय का, वह तो 2011 की जनगणना है, लेकिन यह उचित होना चाहिए, यह ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जिनमें केरल हैं, तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। तो उनका मानना है कि वहाँ की अगर आप जन्म दर देखेंगे तो प्रजनन दर वहाँ की कई सारे राज्यों ने तो प्रजनन दर को 2 और 2 से कम प्राप्त कर लिया है। वहीं बिहार, यूपी जैसे राज्य में देखा जाए तो संभवतः 3.5 या 3.3, 3.2 के आसपास है। तो अगर देखा जाए कि दक्षिण भारतीय राज्य, उन्होंने उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और यही कारण है कि केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य की जनसंख्या 1971 की जनसंख्या की तुलना में कम मिलती है देखने को, उन्होंने स्थिरता को प्राप्त कर ली है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो उन्हें अपेक्षाकृत कम संसाधन प्राप्त होंगे। दूसरा, राज्य द्वारा लिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 293 क्लॉज 3, भारतीय संविधान का आर्टिकल 293 क्लॉज 3 कहता है कि केंद्र सरकार जो है वह राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर कुछ शर्तें आरोपित कर सकती है। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने कहा कि नहीं, अब कोई भी राज्य ऋण ले ही नहीं सकती है, ऋण पर प्रतिबंध की बात कर दी। अब इससे क्या होगा,
इससे तो राज्यों को उधार लेने और खर्च करने की जो क्षमता है वह प्रभावित होगी। वर्तमान समय में राज्यों को अपने कल्याणकारी स्वरूप के कारण कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्ट करने के लिए सरकार को उधार लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सरकार के पास पूंजी नहीं होती। स्पेशली आप राज्य सरकार को देखें तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर से कर्ज लेना पड़ता है। पहले क्या था कि वह केंद्र सरकार गाइडलाइन निर्धारित करेगी और उसके आधार पर ऋण लिया जाएगा, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने कहा कि नहीं, अब ऋण ले ही नहीं सकती। अब ऋण लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने की चर्चा की। यह जाहिर सी बात है कि वैसे राज्य जो अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए, वैसे राज्य जो अपने लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए जिसे अपनी वित्त की जरूरत होगी, जिसे आर्थिक संसाधन की जरूरत होंगे, उसे अपने विकास को निर्धारित करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ राज्यों के द्वारा 15वें वित्त आयोग की इस सिफारिश का जबरदस्त तरीके से, पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। अगला, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को लोक लुभावन योजनाओं के खर्चों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्यों को लोक लुभावन योजनाओं के खर्च पर अंकुश लगानी चाहिए। फ्री में बिजली देंगे, फ्री में आपको गैस सिलेंडर, फ्री में आपको पानी की प्राप्ति होगी, तो ऐसे क्या है, राज्य पर जो है अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। राजस्व का भले ही लोगों को सुविधा मिल पाती है, लेकिन राज्य पर अतिरिक्त राजस्व का बोझ बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा और इससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह मिसमैनेज का शिकार हो जाएगी। तो 15वें वित्त आयोग ने इसी कारण कहा कि राज्यों को लोक लुभावन वायदे पूरे नहीं करने चाहिए, उस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगानी चाहिए। जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई संबंधी प्रश्न पर भी वित्त आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। जीएसटी कलेक्शन के कारण कई सारे राज्य, जब से जीएसटी आई है उसके बाद से आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जीएसटी कलेक्शन के दौरान जो राजस्व घाटे हुए उसकी भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की। मतलब आपने अक्सर ऐसा न्यूज में पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है, 15वें वित्त आयोग से विभिन्न राज्यों ने आशा की थी कि जीएसटी कलेक्शन के दौरान जो भी हमारा राजस्व घाटे का नुकसान हुआ, राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा, तो उससे भरपाई करने के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। लेकिन 15वें वित्त आयोग इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है, वह स्पष्ट तरीके से इसका जवाब नहीं दे पाया है। यही कारण है कि कुछ राज्यों के द्वारा पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। वित्त आयोग न्यू इंडिया जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्य स्वरूप देने के लिए भी आवश्यक धन की उपलब्धता पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। यानी कि नई भारत के निर्माण के लिए जो भी हम स्कीम को अपनाएंगे, जो भी हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, उसके लिए भी 15वें वित्त आयोग जो है वह आवश्यक धन उपलब्ध कराने की दिशा में वह अभी तक सही निर्णय नहीं ले पाया है। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट के जरिए हमने यहाँ डिस्कस किया कि आखिर 15वें वित्त आयोग के जो विचार हैं, 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसे लेकर क्यों विभिन्न राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं कि क्या यह विरोध तर्क संगत है, क्या विरोध उनका जायज है कि आधार वर्ष में बदलाव कर दिया जाए तो दक्षिण भारत के राज्य विरोध करें और उत्तर भारतीय राज्यों पर यह दबाव डालें कि आपने जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए राजस्व में आपको कम हिस्सेदारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे नैतिक प्रश्न यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना आवश्यक है कि दक्षिण भारतीयों की जो मांग है, दक्षिण भारतीय राज्यों की, वह कहाँ तक जायज है और इसका प्रत्युत्तर के रूप में आप क्या वहां पर जवाब लिख सकते हैं। विश्लेषणात्मक तरीके से इस प्रश्न का जवाब आप कैसे दे सकते हैं। 19 पक्ष में तर्क सबसे पहले देखते हैं। 1970 के दशक में भारत में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस कदम का दक्षिण भारतीय राज्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रजनन दर को स्थिर बनाए रखा, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारतीय राज्यों में उच्च प्रजनन दर देखने को मिला। हमने बताया आपको कि दक्षिण भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां प्रजनन दर 2 से भी कम है, जिन्होंने जनसांख्यिकीय स्थिरता को प्राप्त की है। लेकिन अगर बिहार को देखा जाए तो संभवतः 3.2 है। तो 3, 3.5
के बीच उत्तर भारतीय राज्य अभी भी अटके हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य ने जनसंख्या स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसका असर वहाँ के जनसांख्यिकीय बदलाव में भी देखने को मिल रहा है। 1971 में भारत की जनसंख्या जहां 55 करोड़ थी, वहीं 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह आबादी बढ़कर 135 करोड़ प्लस हो गई है। इस वृद्धि में उत्तर भारतीय राज्यों का योगदान अधिक है। इस कारण उत्तर भारतीय राज्यों पर तुलनात्मक रूप से जनसंख्या का दबाव अधिक पड़ा है। जनसंख्या अधिक वाले राज्यों को अपेक्षाकृत स्वाभाविक है कि जहां पर जनसंख्या अधिक है उन्हें अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे अपनी विशाल आबादी के लिए अपनी बुनियादी सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, वहां के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें, लोगों को बिजली प्रदान कर सकें, स्वच्छ जल प्रदान कर सकें, हेल्थ सुविधा प्रदान कर सकें, इन सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकें। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य को अधिक राजस्व आवंटित किए जाएंगे और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य को कम राजस्व आवंटित किए जाएंगे। यानी कि जनसंख्या कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से मायने रखती है। संसाधनों के अभाव के कारण न केवल उत्तर भारतीय राज्यों में विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है, वरन इससे संपूर्ण भारत का विकास कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। अतः आधार वर्ष में परिवर्तन इस असंतुलित विकास को दूर करने के साथ साथ अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यानी निस्संदेह जो आधार वर्ष में बदलाव किया गया है वह हम चूंकि यहाँ पर पक्ष में डिस्कस कर रहे हैं तो यह आवश्यक हो गया था कि अगर जब तक कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा उत्तर भारतीय राज्यों पर तब तक वे जनसांख्यिकीय स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि चूंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाया है तो उन्हें इसका सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या कह रही है, आखिर केंद्र सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्ति के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के द्वारा नवीनतम जनसंख्या के संदर्भ में संसाधन संबंधी नवीन जरूरतों तथा जनसंख्या के मध्य प्रभावी संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वह ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव करता है, बल्कि वहाँ की जो संसाधन उपलब्ध हैं और वहाँ की नवीन ज़रूरतें हैं और जो भी वर्तमान समय में जनसंख्या है उसके मध्य एक प्रभावी संतुलन बनाने की दिशा में कार्य किया गया है और प्रभावी संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। आधार वर्ष में परिवर्तन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की क्या क्या आपत्तियां हैं। एक आपत्ति हमने आपके साथ डिस्कस किया, जनसांख्यिकीय जो वर्ष था जनसंख्या का आधार वर्ष उसमें बदलाव, जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंस के रूप में जान सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों के अनुसार 15वें वित्त आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस केंद्र सरकार के पक्ष में है और यह वित्तीय संसाधनों के इस्तेमाल के संबंध में राज्यों पर प्रतिबंध को आरोपित करते हैं। उत्तर भारतीय राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के जरिए अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। इसीलिए दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना है कि इन राज्यों के पक्ष में अधिक राजस्व का हस्तांतरण का तात्पर्य होगा कि आप अविकास को पुरस्कृत कर रहे हो। आप विकास को कैसे पुरस्कृत कर रहे हो? जब आपको जनसंख्या नियंत्रण करना था तब आपने किया नहीं, तो इसी कारण आपको अधिक राजस्व क्यों मिले? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का कहना है कि अगर उत्तर भारतीय राज्यों को समर्थन इस दिशा में किया जाता है तो आप विकास को पुरस्कृत करने के समान होगा। आधार वर्ष में परिवर्तन से उन राज्यों के राजकोषीय हित प्रभावित होंगे जिन्होंने जनसांख्यिकीय प्रबंधन की दिशा में सफलता प्राप्त की है। यानी कहने का मतलब हो गया कि दक्षिण भारतीय राज्यों के हित जो हैं वह कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अब देखते हैं कि इन तर्कों का कहाँ तक या ये जो तर्क हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के वे कहाँ तक जायज हैं, इसका मूल्यांकन देखते हैं। जनसंख्या का पैमाना राजस्व वितरण का प्रमुख आधार नहीं है। भारत में वित्त आयोग के द्वारा राजस्व वितरण का प्रमुख आधार जो है वह सिर्फ जनसंख्या का पैमाना ही नहीं है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि 15वें वित्त आयोग में 45% जो आधार है वह वर्तमान समय की जनसंख्या को बनाया जाएगा, लेकिन 55% अभी तो इसके विरुद्ध है ना।
12.5% वहाँ की क्षेत्रफल है, 2.5% वहाँ का वन क्षेत्र है। उसके अलावा फिर आपका हमने आय विस्थापन को देखा, तो ऐसे कई सारे टर्म अभी भी इसके अलावा भी आधार हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या वह रखता है, लेकिन केंद्रीय राजस्व में 18% भाग पाता है। वहीं अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो 9.5% भागीदारी के साथ केंद्रीय राजस्व का मात्र 7.5% भाग पाता है। हालांकि पूर्व में गठित वित्त आयोग के द्वारा जनसंख्या के भारांश को अधिक महत्व दिया जाता था, अब यह भारांश घटकर मात्र 22% हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जनसंख्या का पैमाना किसी राज्य को राजस्व आवंटन का प्रमुख आधार नहीं होती है। दूसरा प्रमुख पॉइंट जो है वह है वित्त आयोग ने जनसंख्या प्रतिस्थापन दर को हासिल करने वाले राज्यों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग से यह कहा जा चुका है कि उन राज्यों को राजस्व में वरीयता दी जाए जिन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त कर ली है। इन दोनों तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनका विरोध का जो आधार है वह पूरी तरह से जायज नहीं है। केंद्र सरकार ने भी वित्त आयोग से अनुशंसा की है कि उन राज्यों को अवश्य पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और न सिर्फ कदम उठाए हैं बल्कि इस दिशा में उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली है और जनसांख्यिकीय जो प्रजनन दर है उसे स्थिर बनाए रखा है। तो इस प्रकार से हमने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, 15वें वित्त आयोग का क्या क्या आधार है, 15वें वित्त आयोग ने आधार वर्ष में बदलाव किया, उसका दक्षिण भारतीय राज्यों पर द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है, उसके पक्ष में हमने तर्क देखा, विपक्ष में हमने तर्क देखा, केंद्र सरकार का पक्ष देखा और 15वें वित्त आयोग का भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर है वह समाप्त होता है। अगर इसे कंक्लूजन के तौर पर देखा जाए तो 15वां वित्त आयोग आपके लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में आपके लिए मददगार साबित होंगे। जीएस पेपर 1 में करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जीएस पेपर 2 में आपको इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन 15वें वित्त आयोग 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों में से एक होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।